इन चमचों की क्या दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। हमको इस प्राकृतिक संसाधन में, नदी में, पहाड़ में, तालाब में, इसमें भी हिस्सा चाहिए। खदान में, कोयले में, अभ्रक में भी हिस्सा चाहिए। हमें फैक्ट्री में, मिल में भी हिस्सा चाहिए। हमें ठेकेदारी में भी हिस्सा चाहिए। हमारे पास तो मात्र 2% सरकारी नौकरी में हिस्सा मिला है। जीतन राम मांझी, मेरा आपसे कहना है, आप सेंटर में मिनिस्टर हो, बिहार में हमारे जो मुसहर भाई हैं, आप जाके उनकी कॉलोनी दुरुस्त करवाओ। आप जाइए उनकी कॉलोनी में विद्यालय खुलवाइए। आप जाइए उन बच्चों को कॉपी किताब बुक की व्यवस्था कीजिए। अभी उस हमारे समाज के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, आज आप विद्यालय में भेजना शुरू करोगे। आज भी चूहा खाते हैं, चूहा खाने से उनको रोटी देना शुरू करोगे। 20 साल के बाद वो हमारा बेटा बेटी तब रिजर्वेशन लेने के लायक बनेगा। जीतन राम मांझी जी, आप कैबिनेट में मिनिस्टर हो, आप बुजुर्ग हो गए हो, आप समाज को इस अवस्था में रख करके और फर्जी बात करते हो। आप उन बच्चों के पढ़ने लिखने की सुविधा करवाइए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जब वो 20 साल के हो जाएंगे, बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब वो रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जो हमारे भाई रिजर्वेशन ले सकते हैं, जो पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए, उसको आप पाबंदी लगवाना चाहते हो कि उसको देंगे नहीं। और जो लेने लायक नहीं है वो 20 साल बाद लेगा, वो कैसे ले लेगा? मींस सारी रिजर्वेशन की सीटें वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगी। अकल का ताला खोलिए जीतन राम मांझी जी। इस प्रकार के दलित समाज के लोग अपने बुद्धि का ताला खोलिए। कभी कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है और राम काल्पनिक है, और जब चुनाव आ जाता है, बेचारे कितने ये बुद्धिमान हैं, तो ये सबसे पहले चले गए अयोध्या भगवान राम के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी लगा करके आपको यह हक अधिकार नहीं दिया होता, तो जीतन राम मांझी जी, आप एमएलए और मिनिस्टर की तो बात छोड़ दो, केंद्रीय मंत्री बनने की तो बात छोड़ दो, आप गांव के सरपंच और मुखिया भी कभी नहीं बन पाते। अगर बने हो तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकार की बदौलत बने हो, उसी आरक्षण की बदौलत बने हो आप। और आपको तब भी भूल गया। नौटंकी बाज हैं भाई। मेरे मुसहर समाज के भाइयों, मेरा आप लोगों से कहना है, आपको इतना पददलित बनाया गया, आपका इतना शोषण किया गया है, आपके ऊपर इतनी जुर्म जाति की गई है। जाति शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी जातियां हैं सबके साथ की गई है। लेकिन मैं आपको आभास करवाना चाहता हूं कि कोई आदमी जो है, जिसके घर में चावल होगा, गेहूं होगा, दाल होगा, रोटी होगा, वो चूहा नहीं खाएगा। ए मुसहर जाति के भाइयों को चूहा खाने के लिए मजबूर किया गया है इस व्यवस्था के द्वारा। जीतन राम मांझी जो भारत सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं, उनका ये बयान आता है कि आरक्षण पूर्णतः समाप्त होना चाहिए भारत से, और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो आर्थिक तौर पे कमजोर हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों। और जो लोग सड़कों पर उतरे, आप लोग भी सड़क पर उतरे थे, आप लोग स्वार्थी लोग हैं, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी अपने नेचर के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। एक्चुअली में शेड्यूल कास्ट में 2 प्रकार के लीडर पाए जाते हैं। वो माननीय कांसीराम साहब ने कैडर कैंप में पुराने कार्यकर्ताओं को सिखाया। मैं भी छात्र जीवन में था, साहब के सामने कई बार बैठने का अवसर मिला, तो कई सारी बातें जो है वो साहब की मूल्यवान है। तो साहब ने कहा कि 2 टाइप ऑफ लीडरशिप, एक को कहा उन्होंने इलेक्ट्रिक लीडर और एक को कहा उन्होंने मैग्नेटिक लीडर, ये डिफाइन किया। तो जो इलेक्ट्रिक लीडर होता है तो वो लाइक एज ट्यूबलाइट बल्ब, लाइक एज फैन, लाइक एज एसी, मतलब सप्लाई कहीं और से आ रही है और वो चल रहा है, उसकी अपनी कोई बिसात नहीं है। उस पंखे की, उस बल्ब की, उस ट्यूबलाइट की, उस एसी की, उस मशीन की कोई अपनी औकात नहीं है। स्विच बोर्ड मालिक के हाथ में है, मालिक चाहे तो ऑन करे और मालिक चाहे तो ऑफ करे। ऐसे नेता को कांसीराम साहब ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक लीडर होते हैं, इनकी अपनी कोई क्षमता नहीं होती है, ये मालिक के चलाने से बुझाने से ये चलते हैं। तो जीतन राम मांझी उसी में से एक हैं कि ये जामवंत जी हैं, ये मोदी जी के ये जामवंत हैं। कौन सर जामवंत है? वो जामवंत जो कोई भालू थे एक, तो ये कौन है सर? तो ये जीतन राम मांझी जो है वो जामवंत का रोल कर रहे होंगे। अगर चिराग पासवान हनुमान का रोल कर रहे हैं तो ये जामवंत का रोल कर रहे होंगे। तो ये जो हनुमान जी लोग हैं, ये जो जामवंत लोग हैं, ये जो इलेक्ट्रिक लीडर हैं, इनकी अपनी कोई लीडरशिप नहीं है, ये मालिक के हाथ में है। इनका मालिक इन्हें ऑन करेगा तो ये ऑन हो जाएंगे, और मालिक का मन कहेगा तो ऑफ कर देगा। ये एक टाइप की लीडरशिप कांसीराम साहब ने बताई। तो तथाकथित शेड्यूल्ड कास्ट के समाज में ये इस प्रकार के नेता मालिक लोग पैदा करते रहते हैं, मालिक लोग पैदा करते रहते हैं। दूसरी लीडरशिप कांसीराम साहब ने बताई, जिसका नाम दिया उन्होंने मैग्नेटिक लीडर, चुंबकीय नेतृत्व। तो कांसीराम जी ने कहा कि ये मैग्नेटिक लीडर ये कांसीराम पैदा करता है। हम जब, अब मैग्नेट का गुण है कि एक बड़ा मैग्नेट और फिर जो है एक छोटा मैग्नेट, तो कांसीराम जी ने कहा कि मैं बड़ा मैग्नेट हूं,
और मैग्नेट बनाने की जो प्रक्रिया है, तो किसी प्रक्रिया से छोटे सेम मटेरियल को, लोहे जो आयरन का सेम मटेरियल होता है, उसको बड़े मैग्नेट के चारों तरफ मूव कराया जाता है या घर्षण कराया जाता है, और कुछ देरी के बाद वो छोटा लोहा भी मैग्नेट बन जाता है। तो दोनों मैग्नेट हो गए हैं। बड़ा वाला तो मैग्नेट था, लेकिन छोटे वाले को अपने घर्षण से, अपने संपर्क से उसने मैग्नेट बना दिया है। अब उस मैग्नेटिक लीडर को या उस मैग्नेट को आप चाहे दिल्ली ले जाओ, चाहे कोलकाता ले जाओ, चाहे मुंबई ले जाओ, अपना गुणधर्म रखता है, मैग्नेटिक गुण आ गया है उसमें, वो नेता होता है। ऐसे बीएसपी के कार्यकर्ता हमारे होते हैं। तो कांसीराम जी ने कहा कि मैं मैग्नेटिक लीडर पैदा करता हूं, मेरा लीडर फेल नहीं होगा, जहां जाएगा वहां काम करेगा। और वो जो इलेक्ट्रिक लीडर होता है वो बाबूजी के हाथ में होता है। बाबूजी जब तक चलाएगा तब तक चलेगा, बाबूजी बुझाएगा तो बुझ जाएगा। तो मोदी जी अपने जीतन राम मांझी जी अपने नेचर के हिसाब से ठीक कह रहे हैं। वो बेचारे, उनमें है क्या? मैं तो मैंने अभी ये जो बयान दिया उन्होंने, तो हमने कहा इनका बैकग्राउंड क्या है भाई, स्टडी करूं। ये तो 79 ईयर्स ओल्ड हैं, पुराने आदमी हैं। ये क्या क्या करके आए हैं, जो अपने ही जिस समाज में पैदा हुए, जिस शेड्यूल कास्ट में ये पैदा हुए, उसके खिलाफ बयानबाजी देने की हिम्मत कैसी इनकी हो गई। तो ये जो दोनों प्रकार के नेता होते हैं, तो एक नेता वो जो मैग्नेटिक है, वो समाज के लिए काम करता है, आंदोलन के लिए काम करता है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। और ये जो इलेक्ट्रिक लीडर होता है, ये बेचारा कुर्सी के लिए लड़ता है, ये पापी पेट के लिए लड़ता है। समाज की लड़ाई से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी तो ये जामवंत बने हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है उसमें अगर झांक करके देखेंगे तो ये बिहार में जितने मुख्यमंत्री हुए, कभी चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, ये उनके जामवंत थे। फिर कभी बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री हुए, ये उनके जामवंत थे। फिर कभी सत्येंद्र नारायण सिंह हुए, ये उनके जो है जामवंत थे। कोई जगन्नाथ मिश्रा जी हुए, ये उनके भी जो है यशमैन थे। फिर ये लालू यादव जी की शरण में चले गए, फिर ये उनके यहाँ भी जूता चप्पल उठाए होंगे। फिर ये राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तो ये उनके भी जो है कैबिनेट में चले गए। और फिर लास्ट में जो है जिन्होंने इनको धोया, बढ़िया से धोया, नीतीश कुमार जी। सदन में उन्होंने चीख चीख करके कहा कि ये मुख्यमंत्री कैसा, ये मेरे गलती का परिणाम है, ये मैंने गलती से इसको बना दिया। सदन में जिसके साथ इतनी अभद्रता से पेश आए, धन्य हो कुर्सी। इस कुर्सी के लिए बेचारे दोनों फिर मिले हुए हैं। तो ये जीतन राम मांझी का, इनका ना कोई मान है, ना इनका कोई सम्मान है। अगर इन्होंने कभी मान्यवर कांसीराम जी के तर्ज पर, चलिए हम ओबीसी की बात कर ले, कभी कर्पूरी ठाकुर के तर्ज पर, कभी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के तर्ज पर, अगर इन्होंने कभी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट में माननीय बहन जी के जैसा अगर कभी इन्होंने एक अंश भी काम किया होता, कुछ गुण इनके अंदर होता, जीतन राम मांझी को उस श्रेणी में आप रख सकते हैं कि पूना पैक्ट जब हुआ 1932 में, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हम लोगों ने, पुराने लोगों से, कैडर में हम लोगों ने सुना है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर वो बाहर निकल करके और वो अफसोस जाहिर किए बाबा साहेब, और उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ों से मांग करके कोई फ्रूट लाया था, फल लाया था, ये गांधी एंड कंपनी के लोगों ने उस फल का रस निचोड़ लिया है और उसका छिलका और गुठली मेरे और मेरे समाज के मुंह पर फेंक के मारा है। तो ये पूना पैक्ट का परिणाम है। जीतन राम मांझी जी पूना पैक्ट की उपज हैं। ये इलेक्ट्रिक लीडर जो इनकी है, लीडरशिप है, ये पूना पैक्ट की उपज है। ये समाज के गद्दार हैं, ये समाज के नेता नहीं हैं। कांसीराम साहब ने पूना पैक्ट के स्वर्ण जयंती पर 1982 में 60 रैलियां किया पूरे देश में। 1982 में जब बीएसपी बनाई नहीं थी, साहब ने DS4 बनाया था, बाम से बनाया था, और पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस मनाया 1982 में। और एक किताब लिखी कांसीराम जी ने, चमचा युग, एन एरा ऑफ स्टूजेज, चमचा युग लिखा। और उस चमचा युग में टाइप ऑफ चमचाज, चमचों का प्रकार बताया। अब जीतन राम मांझी जी चमचों के कौन से प्रकार में आते हैं, ये वही बता पाएंगे, और बायोग्राफी में जाना पड़ेगा उनके कि कौन से चमचे के प्रकार में आते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जी, आपको हम कहना चाहते हैं, मैं बहन जी का नुमाइंदा हूं और बहन जी हम लोगों को डांटती रहती हैं कि शालीनता से बात रखो, लेकिन करें क्या, ये मिशन मूवमेंट चलाना है तो मन में जो बातें आती हैं तो बोलना पड़ता है। ये जब चमचाइज लिखा ना,
और फिर जब बीएसपी बनाई 1984 में कांसीराम जी ने, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने एक नारा लगाया था। जीतन राम मांझी जी को ये, अगर इस आपकी मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंच रही है तो ये भी नोट कर लें, जामवंत भी नोट कर लें, हनुमान जी भी नोट कर लें, और अगर और कोई प्राणी रहते हो तो वो भी नोट कर लें मेरी बात को। बसपा के कार्यकर्ताओं ने आपके लिए एक नारा लगाया था, चमचों चमचागिरी छोड़ो, बीएसपी से नाता जोड़ो। ये नारा लगाया था बीएसपी ने। अच्छा, कुछ चमचे सुधर गए, कुछ डाइवर्ट हो गए, कुछ अकल आ गई, चमचागिरी छोड़ा कुछ लोगों ने, और कांसीराम साहब का मूवमेंट लोगों ने ज्वाइन भी किया। कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया, अलग अलग दल के लोग कांसीराम साहब की तरफ मुड़े, जिनको बात समझ में आई। फिर जब इलेक्शन आ गया तो मोहल्ले मोहल्ले में चमचा घूमता है, कुर्ता पजामा पहन लेता है बाबूजी का दिया हुआ, और मोहल्ले मोहल्ले में जाता है और समाज को ये पढ़ाता है, ये पढ़ाता है, ये पढ़ाता है, और पढ़ा करके बाबूजी को वोट दिलवाता है। जो मालिक होता है इनका, उसको वोट दिलवाता है। उसके बदले में छोटा चमचा है तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, साड़ी दिहाड़ी मिल जाएगी। उससे बड़ा चमचा है तो 40-50 हज़ार मिल जाएगा। उससे बड़ा चमचा है तो मुखिया बन जाएगा, वो ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। उससे बड़ा चमचा है तो विधायक बन जाएगा। मिलता है, चमचागिरी करने के बदले कुछ ना कुछ प्राप्त होता। और बड़ा चमचा है तो मंत्री भी बन जाएगा वो। तो चमचों की कौन सी वैरायटी में शामिल है जीतन राम मांझी जी, ये आप ही डिसाइड करो, हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक नारा और लगाया था बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने, जब ना सुधरे चमचा, इन चमचों की क्या दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। सुधर जाओ, आप जो है सद्बुद्धि कुदरत दे आपको, आप रिजर्वेशन की सीट से लड़ते रहे, जो रिजर्व सीटें हैं, आपका बेटा लड़े, आपका समधी लड़े, समधन लड़े, आप बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दी गई मलाई को चाटते रहे। आज उन्हीं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आज आप लोगों को ये चमचा बना रहे हैं। अगर ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन लागू नहीं किया होता, ये पूना पैक्ट हुआ नहीं होता, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुआ नहीं होता, तो जीतन राम मांझी जी, मेरा आपसे कहना है, और खाली मांझी जी नहीं, मैं तो चमार का बेटा हूं, साफ तौर पे कह रहा हूं, पूरे शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आज आंदोलन में खैर नीला झंडा लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन ये जो चमचा टाइप के लोग मोदी जी के साथ घूम रहे हैं, नीतीश जी के साथ घूम रहे हैं, या दूसरे लोगों के साथ, मालिक के साथ घूम रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी लगा करके आपको ये हक अधिकार नहीं दिया होता, तो जीतन राम मांझी जी, आप एमएलए और मिनिस्टर की तो बात छोड़ दो, केंद्रीय मंत्री बनने की तो बात छोड़ दो, आप गांव के सरपंच और मुखिया भी कभी नहीं बन पाते। अगर बने हो तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकार की बदौलत बने हो, उसी आरक्षण की बदौलत बने हो आप। और आपको तब भी भूल गया, नौटंकीबाज हैं भाई, मेरी बात बुरी लग सकती है उनको अगर कहीं सुनेंगे, ड्रामेबाज हैं। मैंने इतने सारे नेताओं का नाम ले लिया कि जिनके लिए काम किया है उन्होंने। अब भाई नौकर चाकर को लोग रखते हैं जूता चप्पल उठाने के लिए। अब इन्होंने वो काम इतने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ किया है। सर करें कि आर्थिक रूप से जो संपन्न हो जाएंगे छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन, आर्थिक आधार पर अरे मिलना चाहिए। उनकी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है, पढ़े हैं बाबा साहेब को, कोनो किताब पढ़े बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की। ये जो रिजर्वेशन है ये आर्थिक आधार पे नहीं है, ये सामाजिक भेदभाव के आधार पे है, ये छुआछूत के आधार पे है। मेरे मुसहर समाज के भाइयों, मेरा आप लोगों से कहना है, आपको इतना पददलित बनाया गया, आपका इतना शोषण किया गया है, आपके ऊपर इतनी जुर्म जाति की गई है, जाति शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी जातियां हैं सबके साथ की गई है। लेकिन मैं आपको आभास करवाना चाहता हूं कि कोई आदमी जो है जिसके घर में चावल होगा, गेहूं होगा, दाल होगा, रोटी होगा, वो चूहा नहीं खाएगा। ए मुसहर जाति के भाइयों को चूहा खाने के लिए मजबूर किया गया है इस व्यवस्था के द्वारा। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर उंगली उठा रहे हो। आज हमारे एससी एसटी भाइयों को जो रिजर्वेशन मिला है, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं रोड पर, वो आप उस पर उंगली उठा रहे हो। स्वार्थी कह रहे हैं आप लोगों को। अरे स्वार्थी तो ये बता दिया मैंने कि कितने घर देखे हैं उन्होंने, कांग्रेस से लेकर के और आज भाजपा तक। पार्टी तो बनाई तुमने, कोई हम नाम की पार्टी बनाई है, लेकिन एक सांसद हो आप, पार्टी है क्या? पार्टी तो है ही नहीं है। मोदी जी से तालमेल है, पार्टी उनके चरणों में दे दिया और मोदी जी ने कहा कि तुझे टिकट दे देते हैं और जब बन जाएगा तुझे मंत्री भी बनाएंगे। एक सांसद बनने पर और मंत्रालय मिलेगा कैबिनेट का, क्या मतलब है इसका? अब भाजपा में है वो कोई पार्टी वोटी में नहीं है, हैं?
तो जो भाजपा आज हमारे रिजर्वेशन को कुचल रही है, जो भाजपा माननीय बहन जी की आवाज नहीं सुन रही है, जो भाजपा पूरे देश के दलितों की आवाज नहीं सुन रही है, उस भाजपा की गोदी में बैठ के आप जो है उनकी जी हजूरी कर रहे हो, उनके जामवंत बने हुए हो और स्वार्थी कहते हो हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे समाज को कहते हो, जो समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है? समाज की ये स्थिति है हमारे मुसहर समाज की। मैं बिहार में काम देख रहा हूँ, 2015 का इलेक्शन में लड़वा रहा था। सुपौल के छातापुर विधानसभा में मैं गया, एक गांव में लेकर के, हमारा जो प्रत्याशी था वो लेकर के गए। लगभग 200 महिलाएं आई मीटिंग में, सब मुसहर समाज की थी। पहले तो हम उनको बड़ी देर तक देखते रहे, क्योंकि मैं दिल्ली का कार्यकर्ता रहा हूँ, और मैं सोचता रहा कि उनके साड़ी को, उनके कपड़े को देखने पर ऐसे लगा जैसे 1 महीना हो गया इन्होंने स्नान नहीं किया हुआ है। इतने मैले कुचैले कपड़े पहने हुई थी हमारी वो माताएं बहनें, उनके चेहरे इतने धूल धूसरित थे। पहले तो मैंने ये पूछा कि ये सब महिलाएं आई हैं मीटिंग में, पुरुष नहीं आते हैं? 10-5 लड़के नौजवान टाइप के मुसहर जाति के थे। हम एक पैड रखते थे और हमने कहा कि भाई इस पर सब लोग सिग्नेचर कर लो, सिग्नेचर करवा दो। महिलाओं ने ऐसे हाथ हिलाया, उन्होंने कहा साहब हम लोग कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सिग्नेचर कैसे करेंगे? वो जो नौजवान लड़के थे 8-10, हमने कहा भाई आप लोगों में से कोई पढ़े लिखे हो तो आप ले जाओ, इनका नाम नोट कर लो मेरे पैड पर। 3 लड़के पढ़े लिखे मिले, 12-13 लड़के थे उसमें। एक 8वीं तक पढ़ा था, एक 7वीं तक पढ़ा था, एक 6वीं तक पढ़ा था। मुसहर समाज के भाई अनाथ हैं, अबोध हैं, उनको अभी तक कुछ दिया नहीं है किसी सरकार ने, वो राजनीति सीखे नहीं हैं। जीतन राम मांझी जैसे चमचा टाइप के लोग जो उस समाज के वोट बैंक का सौदा करने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, वो अगर स्वार्थी नहीं कहेंगे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आंदोलनकारियों को, तो क्या कहेंगे? वो ये तरह तरह का बयान देते रहते हैं। अच्छा, ये मौका परस्त हैं, इनको बढ़िया से, इसीलिए नीतीश कुमार जी बढ़िया जवाब देते हैं, ये मौका परस्त हैं। हम मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे चमचों को ठीक से ट्रीट करके रखिए भाई, या आपको भी कभी कुछ कहना, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। ये तो जो है, ये कभी कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है और राम काल्पनिक है, और जब चुनाव आ जाता है, बेचारे कितने ये बुद्धिमान हैं, तो ये सबसे पहले चले गए अयोध्या भगवान राम के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है, उलूल जुलूल बात करते हैं, कभी कुछ बात करने लगते हैं, कभी कुछ बात करने लगते हैं। अब ऐसे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये जो श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये ढूंढ लेते हैं जीतन राम मांझी को। ऐसे लोगों को ढूंढे हुए होंगे ये, जिसके पास दिमाग ना हो, जिसमें समझ ना हो, जो अपने समाज का हितैषी ना हो, जो समाज के अधिकारों को कुचलवाने के लिए हमेशा तैयार हो। इस प्रकार के लोग भाजपा ढूंढ लेती है। उसमें से ये जीतन राम मांझी जी भी एक हैं, ये समाज के हितैषी नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अरे भाई, जिन लोगों ने लाठी खाई अभी चौराहे पर, डाक बंगले पर, जिन लोगों ने नीला झंडा उठाया, वो हमारा कार्यकर्ता पोलिंग बूथ का होगा, लेकिन इतना संवेदनशील है कि जितनी उसकी क्षमता है, उस क्षमता से उसने समाज की लड़ाई लड़ी है, और मौके मौके पर समाज की लड़ाई लड़ता है। गांव देहात में जुर्म अत्याचार होता है तो आवाज उठाता है। जीतन राम मांझी ने कभी SC/ST वर्ग की कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। पूरा हिस्ट्री उठाकर देख लिया जाए तो वो कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि उपवर्गीकरण हो, तो उन्हीं तबके के लोगों को, वो कह रहे 4D जातियाँ, 4D 4 जातियों को अलग करो, ज़्यादा लाभ ले लिया। तो अब जो चाहे मुसहर समाज हो, डोम समाज हो, तो पूरी तरीके से पिछड़े हुए, जैसा कि आपने बताया कि 3 लोग मिले पढ़े लिखे, तो उन्हीं को लाभ दिया जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप लोग स्वार्थी हैं, उनको लाभ देना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये जो इस प्रकार के, जिनको कांसीराम साहब ने पिट्ठू कहा, दलाल कहा, इनको चमचा कहा, ये अपने तरफ से नहीं बोलते कुछ, इनका मालिक जो इशारा करता है उसके लिए बोलते हैं ये। तब वो मंत्रालय मिलेगा, तब वो टिकट पाएंगे, तब वो चुनाव जीतेंगे, तब इनको वो वोट दिलवाएंगे अपना, क्योंकि ये लीडरशिप करते ही नहीं हैं। तो ये अपनी बोली नहीं बोल रहे हैं, ये मजबूर हैं बेचारे, ये भाजपा वालों की बोली बोल रहे हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि जब ऐसा मैं बोलूँगा तो अमित शाह जी, मोदी जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और मेरा मंत्रालय अक्षुण्ण रहेगा, वो चलता रहेगा। तो ये इतनी सी मात्र समझदारी है उनकी। इसलिए मेरे मुसहर समाज के भाइयों, मेरे चमार समाज के भाइयों, मेरे दुसाध समाज के भाइयों, मेरे पासी समाज के भाइयों,
मेरे डोम समाज के भाइयों, मेरा आप लोगों से कहना है, अरे इन मक्कारों को, इन गद्दारों को बाहर करो, इनको बाहर करो। ये आपके हक अधिकार को कुचल रहे हैं, ये समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये 4 जातियां कोई ज़्यादा आरक्षण ले ली हैं और जो है मतलब इनकी जो प्रॉपर जाति है जिससे निकल के आए हैं उसको नहीं मिला है। जीतन राम मांझी, मेरा आपसे कहना है, आप सेंटर में मिनिस्टर हो, बिहार में हमारे जो मुसहर भाई हैं, आप जाके उनकी कॉलोनी दुरुस्त करवाओ। आप जाइए उनकी कॉलोनी में विद्यालय खुलवाइए। आप जाइए उन बच्चों को कॉपी किताब बुक की व्यवस्था कीजिए। अभी उस हमारे समाज के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, आज आप विद्यालय में भेजना शुरू करोगे। आज भी चूहा खाते हैं, चूहा खाने से उनको रोटी देना शुरू करोगे। 20 साल के बाद वो हमारा बेटा बेटी तब रिजर्वेशन लेने के लायक बनेगा। जीतन राम मांझी जी, आप कैबिनेट में मिनिस्टर हो, आप बुजुर्ग हो गए हो, आप समाज को इस अवस्था में रख करके और फर्जी बात करते हो। आप उन बच्चों के पढ़ने लिखने की सुविधा करवाइए सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जब वो 20 साल के हो जाएंगे, बच्चे हमारे ग्रेजुएट हो जाएंगे, तब वो रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे बूढ़े हो गए, कैसे समझदार व्यक्ति हो, अभी बच्चा स्कूल गया नहीं है, उसको रिजर्वेशन कैसे दे दिया जाएगा? और जो हमारे भाई रिजर्वेशन ले सकते हैं, जो पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट हो गए, उसको आप पाबंदी लगवाना चाहते हो कि उसको देंगे नहीं, और जो लेने लायक नहीं है वो 20 साल बाद लेगा, वो कैसे ले लेगा? मीन्स सारी रिजर्वेशन की सीटें वो जनरल में शिफ्ट हो जाएंगी। अकल का ताला खोलिए श्री जीतन राम मांझी जी, इस प्रकार के दलित समाज के लोग अपने बुद्धि का ताला खोलिए, लड़ाई लड़िए। अगर इसमें उपवर्गीकरण हो गया, इसके उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि संविधान के आर्टिकल 341, 342 को वायलेट करना, राष्ट्रपति या सदन को जो शेड्यूल कास्ट की सूची को अछूत रखने का पावर है, उस पावर को राज्य सरकारों को दे देना, और राज्य सरकारें धीरे धीरे करके इस रिजर्वेशन को शून्य कर देंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए आवाज़ नहीं उठा रही है, बार बार माननीय बहन जी डिमांड कर रही हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही मंशा है कि ये बड़े ही ज़्यादा रिजर्वेशन लेकर तगड़े हो गए हैं, लंबा लंबा भाषण छोड़ते हैं। रिजर्वेशन इनका समाप्त कर दिया जाए ताकि इनको फिर से गुलाम बना दिया जाए, लाचार बना दिया जाए। जीतन राम मांझी जी को समाज गुलाम हो जाए, समाज पंगु हो जाए, समाज बर्बाद हो जाए, इसी बात का पुरस्कार उन्हें मिलता है। सब क्लासिफिकेशन है, इंटेलेक्चुअल वर्क को खत्म करने का साजिश। एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये जो थोड़ी जान आई है हम लोगों में, हमारे समाज में, ये जो हमारा समाज कर्मचारी अधिकारी बना है, शिक्षा में भी रिजर्वेशन है, हम लोग जो पढ़े लिखे हुए हैं, तो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश की व्यवस्था, खासकर केंद्र में बैठी हुई भाजपा, विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस और उस कांग्रेस अलायंस के दूसरे घटक ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का SC ST वर्ग वो अपने अधिकार के बारे में सोच भी पाए। जो अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, उस अधिकार से इसको वंचित कर दिया जाए, इसी बात की लड़ाई 2024 में चल रही है। हमारे अधिकार को समाप्त करके, खैर सेंट्रल की सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही चाहे आज बीजेपी की है, 2% नौकरी सरकारी बची हुई है, बाकी सारी नौकरी प्राइवेट हो गई है, वहां पे कोई रिजर्वेशन है नहीं। अरे हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मात्र रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, हमें इस धन और धरती में हिस्सा चाहिए, हमको इस प्राकृतिक संसाधन में, नदी में, पहाड़ में, तालाब में, इसमें भी हिस्सा चाहिए, खदान में, कोयले में, अभ्रक में भी हिस्सा चाहिए, हमें फैक्ट्री में, मिल में भी हिस्सा चाहिए, हमें ठेकेदारी में भी हिस्सा चाहिए। हमारे पास तो मात्र 2% सरकारी नौकरी में हिस्सा मिला है, और मनुवादी लोगों को, हमारे दुश्मनों को, वो हमारा नौकरी में थोड़ा सा 2% हिस्सा भी नहीं बच रहा है, उसे भी समाप्त करके ये हमको पंगु बना देना चाहते हैं।